ओके स्टूडेंट्स, तो आप हीटिंग कर्व जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब ये कूलिंग कर्व आपने अंडरस्टैंड करना है, जो कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, जस्ट आपने ये चीज़ नोट करनी है कि फेज ट्रांजिशन जब हो रही होगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्ड करने में। ठीक है, अब आपने देखना है कि देखें, अब क्योंकि आप गैस से मूव कर रहे हैं लिक्विड की तरफ और लिक्विड से मूव करेंगे सॉलिड की तरफ, तो गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और लिक्विड में आपको पता है थोड़ा करीब करीब होते हैं, और सॉलिड में जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस दौरान जब हम गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या कर रही हैं, वो बिल्ड हो रही हैं। ठीक है, उनको ओवरकम नहीं किया जा रहा, यानी उनको क्रिएट किया जा रहा है और मॉलिक्यूल्स को करीब लाया जा रहा है और उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्ड हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं। अब इस कर्व को जब आपने ड्रॉ करना होगा, वाई एक्सिस पे आप टेम्परेचर शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे थे। ठीक है, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, आप टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, मतलब हीट लॉस हो रही है। ठीक है, कूलिंग हो रही है ना, क्योंकि आपको पता है कूलिंग हो रही है तो हम चीज़ को ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट लॉस हो रही है, लॉस हो रही है। अब यहाँ से लॉस होते होते अब एक पॉइंट आएगा कि जब आपके पास गैस से जो है वो आपके पास लिक्विड में चीज़ आ जाएगी। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो हमारे पास पॉइंट होगा जब जो है वो लिक्विड आ गया, यानी अब वहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भी हीट लॉस हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर आने के बाद भी हीट लॉस हो रही है, लेकिन देखें टेम्परेचर तो उधर ही रह गया, लेकिन हीट लॉस हो रही है। ठीक है, क्योंकि टाइम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कर रहा है। ठीक है, यानी टाइम यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, और हीट लॉस हो रही है, और वो हीट लॉस जो है वो यूटिलाइज हो रही है इन मेकिंग द पार्टिकल्स ऑफ द गैस क्लोजर। ठीक है, एंड टू कन्वर्ट दैम इनटू द लिक्विड। ठीक हो गया, यानी अब आपके पास जो सेगमेंट जो है वो ई ऑनवर्ड से लेकर, यानी ई जो भी मतलब हायर पॉइंट था उससे लेकर ई तक जो पॉइंट था। ठीक है, हायर टेम्परेचर से लेकर ई पॉइंट तक था सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको पता है कि जब कूलिंग हो रही है तो आपको पता है कि टेम्परेचर, यानी सबसे पहले आप हीट का बताएं, हीट लॉस हो रही है। ठीक है, कूलिंग हो रही है तो हीट लॉस हो रही है, तो अब इससे आप फ़र्क क्या पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। ठीक है, और यानी टेम्परेचर भी डाउन होगा। ठीक है, और करीब करीब आएंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे और करीब करीब मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, पार्टिकल्स आ रहे होंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी लो हो जाएगी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी सब जो है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू ई सेगमेंट तक। लेकिन ई टू डी जो है ना, वो अब आप देखें टेम्परेचर बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर यदि स्टक हो गया। ठीक है, लेकिन टाइम मूव कर रहा है, हीट लॉस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है, यानी ई से लेकर डी तक क्या हो रहा है, बेसिकली वो पॉइंट है जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और जितनी हीट लॉस हो रही है वो हीट सिस्टम से बाहर नहीं आ रही, सिस्टम के अंदर ही है, और तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स को करीब करीब करने में यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, और जितना ज़्यादा दूर से पार्टिकल्स जो है वो करीब आ जाएंगे, ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि हमारे पास यानी अगर हम जब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल एनर्जी को नोट करते हैं, तो ये जो अर्थ का जो सरफेस होता है अर्थ, ठीक है, उस पर हम कंसिडर करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस जो भी हम कंसिडर करते हैं वो ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन जब हम उस जो भी हमारे पास सिस्टम होता है, बॉल होती है, कुछ भी, उसको हम एक हाइट पे रख देते हैं। ठीक है, अर्थ से एक हाइट पे रख देते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अब आ गई है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया, और जितना हाइट पे जाएगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो गेन कर लेगा, यानी जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, और जब बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे गैशियस में तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, और फिर अगेन जब हम उसको यानी गैशियस से लिक्विड में लेकर आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो अब ये देखें, कूलिंग कर्व में आपने लिखना है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। और अगर आपको याद हो तो आपने हीटिंग कर्व में जो है वो क्या लिखा था कि ये जो फेज ट्रांजिशन वाली जगह थी, बी से सी और डी से ई, इसमें आपने लिखा था काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दोनों में लिखा था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज लिखा था, क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को दूर दूर कर रहे थे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज लिखेंगे आप।
फिर आ जाता है पॉइंट आपके पास डी से लिक्विड, सारा का सारा जो गैशियस था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब डी से सी में आपके पास लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। डी से सी में आपके पास लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप उसका टेम्परेचर लो किए जा रहे हो, ठीक है, लो किए जा रहे हो, ठीक है। एक पॉइंट आएगा, अभी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हीट लॉस हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप उसको कूल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप उसको कूल कर रहे हैं। देखें टाइम यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, आप उसको कूल कर रहे हैं और टेम्परेचर भी लो हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं डी से सी सेगमेंट के दौरान, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि जब वो उनकी टेम्परेचर डाउन होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है, वो स्लोली मूव करते हैं, तो वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं। तो जब करीब करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अब इस पॉइंट पर सी पे, ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट होने लगी है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुके हैं आप, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुके हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ठीक है, कि अब आप मज़ीद जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम गुजर रहा है, ठीक है, और आप उसको और ज़्यादा कूल कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, टेम्परेचर वहीं पे स्टक हो गया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा करीब करने में, टाइटली पैक्ड करने में, अरेंज करने में वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, सिस्टम से बाहर नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर फेज ट्रांजिशन आ रही है, सी से बी में क्या आ रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रही है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो जब लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हो गए हैं, ठीक है। और अगेन बी पे आकर जो सारा का सारा लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब आप सॉलिड को मज़ीद कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बी से ए की तरफ जब मूव कर रहा है तो फर्दर जो है उसका जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे थे या वाइब्रेट कर रहे होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो और ज़्यादा आप जब कूल डाउन करेंगे, देखें इधर से इधर तक का थोड़ा सा पॉइंट मतलब टाइम उन्होंने उसको और कूल डाउन किया, तो उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन मोर स्लो हो जाएगी, ठीक है, मोर स्लो हो जाएगी, और उसके काइनेटिक एनर्जी स्लो कम हो जाएगी, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको तमाम का तमाम ये जो कूलिंग कर्व है ये भी समझ आ चुका है, ठीक है। इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, आपने कूलिंग कर्व में गैस लेनी है, तो आप सबसे पहले ये जो लाइन होती है ना, लाइन, ये टेम्परेचर लाइन और ये टाइम लाइन, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें, ठीक है, एंड ये जो है वो टाइम की लाइन है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो लेकिन हम डाउन जाएंगे ना, तो यहाँ गैस से हमने स्टार्ट करना है, ई तक यहाँ लिक्विड बन गया, यानी अब यहाँ से लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से ई से डी तक तमाम का तमाम लिक्विड बन चुकेगा, ठीक है। ये गैशियस फेज़ है, यहाँ पे लिक्विड फेज़ स्टार्ट हो गया। लिक्विड फेज़ जो है वो हमारे पास जो है वो डी से लेकर सी तक लिक्विड फेज़ रहेगा, ठीक है। ये गैशियस फेज़ था, ये लिक्विड फेज़ था, और अब सी से लेकर बी तक जो है वो आपके पास फेज़ ट्रांजिशन हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही थी, यहाँ पे फ्रीजिंग हो रही थी, ठीक है। और यहाँ से लेकर बी से लेकर ए तक जो है वो आपके पास सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लोप लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, स्लोप लाइंस, ठीक है, इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखना है, लेकिन जो आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं उसमें फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसमें आपके पास जो कूलिंग कर्व है उसमें कंडेंसेशन हो रही है ई से डी, और सी से बी में आपके पास फ्रीजिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास हीटिंग कर्व था उसमें आपके पास बी से सी में मेल्टिंग हो रही थी, और डी से ई में जो है वो इवेपोरेशन या बॉइलिंग हो रही थी। अब ये आपको सारा का सारा समझ आ गया कि कैसे लिखना है, ठीक है। आपने स्पेशली जो है ना, जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस हैं फेज़ ट्रांजिशन के दौरान, वो ज़रूर ग्राफ में शो करने हैं, ठीक है, क्योंकि बाकियों में तो हमें पता है कि अगर इस जगह पर हम अगर उसको कूल डाउन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डाउन हो रही है, टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी डाउन हो रही है, सब कुछ डाउन हो रहा है, ठीक है। तो डी से सी में भी ये सब कुछ डिक्रीज़ करेगा, बी से ए में भी ये सब कुछ डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि आप उसको कूल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर है कि कंडेंसेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, और फ्रीजिंग के दौरान जो है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और ये रीज़न क्या है, रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी हीट लॉस हो रही है, जो हीट लॉस हो रही है,
ठीक है, वो सिस्टम से बाहर नहीं आ रही, सिस्टम के अंदर ही है, और हीट लॉस जो है वो यूटिलाइज हो रही है, या ठीक है यूटिलाइज हो रही है इन ब्रिंगिंग पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। ठीक है, यानी उनको हम क्लोज ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैस में आपको पता है कि काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, ऐसे दूर दूर हैं, लिक्विड में जो है वो अब थोड़े से करीब आ चुके हैं, और सॉलिड में जो है वो टाइटली पैक्ड हो चुके हैं। तो ये हीट लॉस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन उन पार्टिकल्स को क्लोज करने के लिए यूज़ हो रही है। और हीटिंग में क्या था, वही जो हीट ऐड आप कर रहे थे, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, तो वो उन पार्टिकल्स को दूर करने में यूज़ हो रही। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के बाद इसको लिखना कैसे है। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख नहीं सकते, आपको चीज़ अंडरस्टैंड हो गई, आप लिख नहीं सकते, तो बोर्ड वाले तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर। ठीक है, जिसमें आपको लिखना सिखाया जाएगा, एक पैटर्न सिखाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप हीटिंग कर्व को लिखेंगे। हीटिंग कर्व होता क्या है? हीटिंग कर्व टिपिकली शोज द टेम्परेचर चेंज ओवर टाइम। हमें पता है हीटिंग कर्व यानी टेम्परेचर ओवर, यानी डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ओवर टाइम के जो भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज जो आ रहा होता है टाइम के साथ साथ, वो हमें शो करता है हीटिंग कर्व। ठीक हो गया? एज अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब हम सब्सटेंस को हीट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने बताना है कि ये बेसिकली जो हीटिंग कर्व होता है ये सेवरल डिस्टिंक्ट रीजन्स पर कंसिस्ट ऑफ होता है। ठीक है, और वो रीजन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने इसका बनाया था हीटिंग कर्व। अब ये हीटिंग कर्व भी आपको साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास ये एस लिखा हुआ है सॉलिड, ये लिक्विड लिखा हुआ है, और ये गैस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड फेज ए टू बी। ठीक है, सॉलिड फेज ए टू बी लिखा हुआ है। फिर मेल्टिंग में लिखा हुआ है, ये देखें, ये आप फेज ट्रांजिशन जो आ रही है मेल्टिंग आ रही है, और यहाँ पे जो फेज ट्रांजिशन आ रही है वो बॉइलिंग आ रही है। ठीक है, मेल्टिंग बी टू सी में हो रही है। फिर लिक्विड फेज आ गया, ये सारा का सारा लिक्विड फेज है सी से डी में। फिर आपके पास आ जाएगा बॉइलिंग। ठीक है, डी से ई में बॉइलिंग हो रही है, और ई से ऑनवर्ड जो है वो आपके पास गैस फेज है। ठीक है, 3 फेजेस हैं और 2 जो है वो फेज ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। सॉलिड फेज, उसके बाद फेज ट्रांजिशन आ जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी, फिर लिक्विड फेज आ जाएगा, और उसके बाद बॉइलिंग आ जाएगी, और उसके बाद गैस फेज आ जाएगा। ठीक है, और कूलिंग में हम इसका उल्ट चलेंगे। ठीक है, कूलिंग में हम गैस फेज से लेंगे, फिर बॉइलिंग की जगह हम लिखेंगे कि कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, फिर लिक्विड फेज आ जाएगा, और लिक्विड से जब हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कहेंगे फ्रीजिंग हो रही है, और फिर हमारे पास सॉलिड फेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं पर थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको पता चले कि चीज़ें किस तरह से रिवर्स कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। अब हमने इसको लिखना कैसे है? ठीक है, लिखने का एक पैटर्न है, तो उसी पैटर्न पे आपने करना है। आप सबसे पहले बताएंगे कि हम जो है ना वो सेगमेंट ए टू बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट ए टू बी की बात कर रहे हैं, और उसमें हम सबसे पहले टेम्परेचर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, हम कॉन्टीन्यूसली सॉलिड को हीट करे जा रहे हैं, वो लिक्विड में जा रहा है, और फिर हम हीट करे जा रहे हैं, और वो गैशियस में जा रहा है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड था। ठीक है, सॉलिड फेज में सॉलिड ही है हमारे पास, और टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज एट इट एब्जॉर्ब्स हीट। और काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी क्या कह रही है? पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, according to kinetic particle theory, the kinetic energy of the particle increases, causing the particles to vibrate more vigorously. ठीक है, यानी ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें बताती है कि आपने जब हीट किया तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर मेल्टिंग पे आ जाएं। मेल्टिंग पे अब देखें, यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात की, और जिसका मतलब था कि यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट वो बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रही थी ना, मतलब थोड़ी थोड़ी सी टेम्परेचर, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा तेज़ मूव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम मेल्टिंग यानी फेज ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे सेगमेंट बी टू सी की बात हो रही है। तो अब देखें यहाँ पर आपने ये सेगमेंट, कौन से सेगमेंट के बारे में आप बात करें, क्योंकि आपको पता है कि यूँ ए से बी, फिर बी से सी, ये सेगमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, कर्व के अंदर, तो इन सेगमेंट्स को आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, सेगमेंट की बात हो रही है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट एज इट मेल्ट्स इनटू द लिक्विड। ठीक है,
टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह गया, हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब रीज़न भी आप बताएं कि भाई हीट तो ऐड होती जा रही है कॉन्टीन्यूसली, और वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर रादर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में नहीं वो हीट यूटिलाइज हो रही, बल्कि उन सॉलिड के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ना उनको ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका अलग से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वाई द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो आपने उसका यही आंसर लिखना है कि हेयर द एब्जॉर्ब्ड हीट इज़ यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर रादर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो अब मेल्टिंग के दौरान जो हीट थी ना, जो हमें लग रहा था कि हीट ऐड हो रही है, लेकिन वो हमें टेम्परेचर यानी थर्मामीटर में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर आपने आइस के जो है वो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, और आपने इसके अंदर थर्मामीटर भी एक जो है वो डिप किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको थर्मामीटर जो टेम्परेचर चेंज बता रहा था, ठीक है, टेम्परेचर चेंज बता रहा था। तो जब मेल्टिंग हो रही थी ना, पहले तो आप जब उसको हीट कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना टेम्परेचर रुक गया। आप उसको कॉन्टीन्यूसली हीट कर रहे हैं, बर्नर ऑन है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यानी थर्मामीटर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर जो हीट ऐड हो रही है ना, उस हीट को उन्होंने, ये जो एब्जॉर्ब्ड हीट है ना, ठीक है, जो कि काम कर रही है पार्टिकल्स को दूर लेके जाने का, ठीक है, उसको हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दिया, ठीक है। दिस हीट हेयर द हीट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर रादर देन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी ना, उसको हमने कह दिया मेल्टिंग के दौरान जो एब्जॉर्ब हो रही थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दे दिया। अब आपको पैटर्न समझ आ गया है कि हमने जो है वो सॉलिड फेज को हमने कैसे लिखा, और फिर हमने फेज ट्रांजिशन को कैसे लिखा, ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आ गया लिक्विड फेज। अब आप बताएंगे सेगमेंट C to D द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एट इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बताएं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, ठीक है, कॉजिंग द पार्टिकल्स टू मूव मोर रैपिडली। यानी आप उसको लिक्विड को हीट करते जा रहे हो तो वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसके बाद आप बॉइलिंग आ जाएगी। बॉइलिंग बेसिकली हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रही है, लिक्विड से कन्वर्ट होना है गैस में। तो अब इसमें आप बताएंगे सेगमेंट D to E में क्या हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एज इट चेंजेस इनटू गैस, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर का बता दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जब हम हीट ऐड तो किए जा रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो हीट कहाँ जा रही है, हेयर द एब्जॉर्ब्ड हीट इज यूज टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन द लिक्विड, ठीक है, रादर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये जो हीट थी, दिस इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट यूटिलाइज थी हुई है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, ठीक हो गया। एंड लास्ट में हमारे पास गैस फेज आ जाएगा जो कि E ऑनवर्ड है। इसमें आप बताएंगे कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एट इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट। अब गैस ही है आपके पास, अब आप और हीट करते जाएं तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो इंक्रीज कर जाएगी, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, ठीक है, कॉजिंग द पार्टिकल्स टू मूव इवन मोर रैपिडली। पहले ही वो रैपिडली तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इवन मोर रैपिडली मूव करेंगे अगर आप गैस के पार्टिकल्स को मजीद हीट करेंगे, ठीक है।